नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और चलिए आज फिर से करते हैं अपने सेशन की स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। सिंधु घाटी के सम्मेलन उनमें से कौन सुमेलित थे? तो यहाँ देखिए, तावा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टिन गुजरात, बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो धातुएं कहाँ कहाँ से मंगाई जाती थी, इनका संबंध कौन से राज्यों से है? तो ये चारों ही ऑप्शन मित्रों इसमें सही है, इसलिए मैंने नोट डाल के लिख दिया है, इसमें सभी सुमेलित है। तो ये भी सही है, तावा राजस्थान से था, सोना कर्नाटक से लाते थे, टिन गुजरात से, और बहुमूल्य पत्थर है ना, ठीक है, जैसे लाजवर्द मणि, वो सब अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। ठीक है, चलो अब अपन अगले पेज पे चलते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 22, क्योंकि मैं पहले मित्रों 20 करवा चुका था, अब 21 अपने देख लिया, 22 में चलते हैं। वह पूरा स्थल जहां से व्यक्ति की कब्र में सबके साथ 33 सोने के मन के, देखो उस पुरास्थल की बात हो रही है जहां पर व्यक्ति की कब्र से कितने 33 सोने के मन के और शंख तथा दूसरे कंकालों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो वो कौन सा पुरास्थल है जहां से इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रख लेना है ब्रह्मगिरी। ठीक है, याद रख लेना है ब्रह्मगिरी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न नंबर 23, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अपन को देखना है। तो देखो पहला कथन है, भीमा की सहायक नदी घूड़ के किनारे स्थित है। तो मित्रों ये सही है, इसके बारे में ये कथन। वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा दफनाते थे जिनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। ठीक है, ये भी सही है। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल जैसे बीज मिले हैं, ये भी राइट है बिल्कुल। एक आदमी को 5 कमरों वाले आंगन में मिट्टी के संदूक में दफनाने के प्रमाण, ये भी सही है। तो कहने का मतलब सभी कथन क्या है मित्रों? सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वैसे एक सिंपल प्रश्न भी है और बढ़िया प्रश्न भी है। निम्न में से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल नहीं है? तो देखिए ये जो 3 ग्रंथ है ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है, जबकि ऋग्वैदिक ग्रंथ है ऋग्वैदिक काल का। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपके? ये आंसर सही हो गया। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है, आपको सुमेलित करवाना। ठीक है, तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन और यज्ञ करना। ये बात बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मण क्या करते थे? वेदों का अध्ययन अध्यापन कार्य करते थे, यज्ञ करने का कार्य करते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। वैश्य जो थे वो कृषक थे, व्यापारी थे और पशुपालक थे। ठीक है, शूद्रों का काम था इन तीनों की सेवा। ये जो ऊपर के ना उक्त तीनों की, इन तीनों की क्या करना था? सेवाएं करना था, है ना। ठीक है, तो ये सभी कथन सुमेलित हैं। ठीक है, मैंने नोट डाल के लिख दिया है, वो इसलिए इस तरीके से बनाया है मित्रों कि जिससे कि आपकी सारी चीजें कन्फर्म हो जाए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, प्रश्न नंबर 26, महाजनपद काल में कर व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया आपसे। तो किसानों से उपज का छठा हिस्सा लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? भाग कहते थे। तो ये सही है मित्रों। बुनकर, लोहार या सुनार को कर के रूप में प्रतिमाह एक दिन राजा के घर काम करना होता था। तो ये भी सही है। अगला है, व्यापारियों को खरीदने बेचने पर तथा पशुपालकों को जानवर उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो ये भी कथन सही है। इसलिए मित्रों इसका आंसर क्या हो गया? डी, सभी कथन सत्य है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अजात शत्रु और बज्जी संघ, जिसमें अजात शत्रु ने मंत्री वत्सकार को बज्जी संघ पर आक्रमण के संबंध में बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा था। ठीक है, उक्त वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो यहाँ देखना है कि ये जो वर्णन है कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जिसमें अजात शत्रु बज्जी संघ के बारे में अपने मंत्री किसको भेजते हैं? वत्सकार को भेजते हैं कि हमें बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें हैं। तो ये जो मिला है ये बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से इसका संबंध है मित्रों। तो आंसर क्या हो गया? दीघ निकाय हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर इसके संस्थापक सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पता है आपको, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कथन सत्य है। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय तथा शाकगण से संबंधित है, यह भी कथन सत्य है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, बिल्कुल ये भी सत्य है। बुद्ध ने पहली बार उपदेश सारनाथ और मृत्यु उसकी कुशीनाराम हुई, ये भी सत्य है। इसका मतलब आपका हो गया सभी कथन सत्य। ओके, चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है मित्रों, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कुछ दर्शन है और उनके प्रतिपादक हैं एक साइड में। तो देखो ए में दे रखा है वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद, बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि है, ये भी सही है। पूर्व मीमांसा के मित्रों कौन है? जैमिनी है। ठीक है, सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि और योग दर्शन के हैं मित्रों पतंजलि। ठीक है, ये पूर्व मीमांसा और ये अब देखो एक और है मित्रों उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा भी याद रखना। ठीक है, जिसके हैं आपके व्यास, कौन है उत्तर मीमांसा के? व्यास है। ठीक है, ये और याद रख लेना, बाकी सबके मैंने दिए सभी सुमेलित है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। देखो, सोनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि हैं और बुद्धिमान भिखारी के मध्य संवाद या वार्तालाप किस उपनिषद की कहानी पर आधारित है? तो आपको यह बताना है, सोनक और अभिप्रतारिण नाम के दो ऋषि हैं, वहां पर एक भिखारी आता है, इनके मध्य क्या होती है? वार्तालाप होती है। तो ये जो वार्तालाप यानी संवाद है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? किस कहानी पर, किस उपनिषद की कहानी पर आधारित है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखो, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो मित्रों इसका सही आंसर हो गया आपके छांदोग्य उपनिषद। ओके, चले। वर्धमान महावीर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहां प्रश्न है। तो देखो, बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, बिल्कुल सही है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या पर ज्ञान प्राप्त, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, उनका एक कथन था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये भी कथन सही है। अगला देखो, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी और जिनका संकलन कहाँ किया गया? वल्लभी गुजरात में किया गया, यानी वल्लभी गुजरात में लिखी गई। तो मतलब चारों ही कथन सही है, तो उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे की जानकारी किस पिटक से मिलती है? त्रिपिटक है, आपको पता है। उनमें से कौन से पिटक में संघ में जो पुरुष शामिल होते थे, स्त्रियां शामिल होती थी, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था थी रहने के लिए। तो ये जो जानकारी है वो हमें किस पिटक से मिलती है? तो यहाँ पर देखो आंसर होगा मित्रों विनय पिटक। ठीक है, क्या होगा? विनय पिटक। ओके, अगला प्रश्न देखो, अशोक के संबंध में। अशोक ने धम्म के विचारों का प्रसार निम्न में से किया था? सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में, श्रीलंका, मतलब सभी में। आंसर क्या हो गया? सभी में, उपरोक्त सभी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तमिल क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कौन सा है? तमिल क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कौन सा है? तो देखो, बड़े जो भूस्वामी थे उनको क्या कहते थे तमिल क्षेत्र में? बेल्ला। क्या कहते थे? बेल्ला, ये बात सही है। साधारण हलवाई जो होते थे, हल चलाने वाले, उनको उणवार कहते, ये भी बात सही है मित्रों। इधर देखो, भूमिहीन मजदूर और दास, इनको कडेसियार और अधिमई कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है मित्रों संगम साहित्य। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगम साहित्य कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुषाणों की दूसरी राजधानी, ये भी पूछ लिया जा सकता है मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा, याद रख लेना। ठीक, अगला प्रश्न। सूत कातने और बुनने के नियम का उल्लेख कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के कौन से अध्याय में किया गया है? तो ये याद रख लेना, अर्थशास्त्र के 7वें अध्याय में सूत कातने और बुनने के नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखो, संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है, ये कौन थे? तो याद रखना मित्रों, मुवेनदार देखिए चोल चेर पांड्य के जो शासक थे, इनके परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? मुवेनदार कहते थे, है ना। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश के जो था मित्रों, उनका जो परिवार का मुखिया होता था, उनको मुवेनदार कहा जाता था। ठीक है, अगला, सातवाहन शासक श्री सातकर्णी का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये सीधा सा प्रश्न है, इसका आंसर है गौतमी बल्लश्री के अभिलेख में। ठीक, याद रख लेना, सातवाहन शासक श्री सातकर्णी का उल्लेख किस में मिलता है? और सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये सातवाहन शासकों में, गौतमी बल्लश्री के अभिलेख में, याद रख लेना। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से पांड्य वंश की राजधानी है? तो पांड्य वंश की राजधानी है मित्रों मदुरई। ठीक है, याद रख लेना, क्या है? मदुरई। चलिए मित्रों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपके लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जय हिंद।